हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये क्लास है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस की। तो लोअर क्लासेस से आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करना होता है, सेम काइंड का एक हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं। जैसे आपको मास मेजर करना है तो मास का एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे। आप जानते हैं मास का स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम। और फिर उस स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे विद द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। और फिर ये देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड उसमें कितनी बार इंक्लूड होता है। इस तरह से मेजरमेंट कंप्लीट होता है। और फिजिक्स का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये है फॉर्मूला P इज इक्वल टू एन यू। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। P क्या है? तो P है मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। P को बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो भी आप नाप रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और इस मैग्नीट्यूड में क्या क्या होगा? तो इस मैग्नीट्यूड में होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू n और दूसरी होगी यूनिट। यूनिट या जिसकी अभी हमने बात की थी यूनिट, या फिर उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज n एंड u इज यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझसे पूछते हैं व्हाट्स योर मास, मेरा मास कितना है, तो मैं बता रहा हूं मास का मैग्नीट्यूड। माय मास इज F 69 kg। तो कैसे मेजर किया होगा मैंने स्टैंडर्ड चूज किया किलोग्राम, और फिर मेरे मास को उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने पर यह देखा कि वो स्टैंडर्ड मेरे मास में, मेरे बॉडी में जितना मास है उसमें वो स्टैंडर्ड 69 टाइम्स इंक्लूड हुआ होगा। इसलिए मेरा मास है 69 kg। तो व्हाट इज 69 kg? मैग्नीट्यूड ऑफ माय मास। उसमें 69 है न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम है यूनिट। तो मास का ये मैग्नीट्यूड बताया है, इसमें 69 है न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम है यूनिट। अब यदि इसी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या करना होगा मुझे, मैं जानता हूं 1 kg इज 1000 ग्राम। तो मेरे मास को मैं 69,000 ग्राम भी बोल सकता हूं। आप चाहो तो इसको मिलीग्राम में भी बोल सकते हो। फिर से 1000 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब 69 में 3 जीरोस थे, 3 जीरोस और लगाने पड़ेंगे, तो ये मिलीग्राम में एक्सप्रेस हो गया। तो मेरे मास को मैं किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जैसे जैसे यूनिट छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे यूनिट उसका साइज कम होता चला जा रहा है। पहले मैंने किलोग्राम में मेजर किया, उसके बाद ग्राम में, उसके बाद मिलीग्राम में। तो जैसे जैसे यूनिट का साइज कम होता जा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों हो गए एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब याद रखो, लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो ये जो कुछ अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपसे ये कहा कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो जिसको हम नाप सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऑलरेडी आप जानते हैं। तो वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं, उस स्टैंडर्ड को कहते हैं यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, और फिर उस यूनिट को कंपेयर करते हैं तो हमको मिलता है मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू एन यू। और अभी हमने देखा कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट बना रहेगा। जैसे इस केस में मास तो मेरा कांस्टेंट है, बस यदि मैं यूनिट चेंज कर दूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लार्जर द यूनिट स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वाइस वर्सा। यूनिट जितनी लार्जर होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बताता हूं आपको कि 1 या 4.2 जूल, ये एग्जाम्पल आप जानते हैं, 4.2 जूल इज 1 कैलोरी। कैलोरी और जूल ये दोनों हीट एनर्जी की यूनिट्स हैं।
और ऐसा कोई रिलेशन है। तो क्या देख रहे हैं आप, जब 4.2 आया है यहाँ पर, तब न्यूमेरिकल वैल्यू 4.2 होने पर यहाँ जूल लिखा है और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। तो इधर न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब जूल ये स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट है किससे? कैलोरी से। यदि हम कंपैरिजन करें जूल और कैलोरी में, तो जूल इज स्मॉलर यूनिट वेयर एज कैलोरी इज लार्जर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। ऐसे आपको कई सारे फिजिक्स में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल, 1 कूलम आप जानते हैं 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। इस रिलेशन में यदि आपसे पूछें कि कूलम और स्टैट कूलम में से कौन सी यूनिट लार्जर है, तो आप देख रहे हैं कूलम के साथ 1 आया है, जबकि स्टैट कूलम के साथ ये बहुत बड़ा नंबर आया हुआ है 3 इंटू 10⁹ इसका मतलब कूलम इज लार्जर देन स्टैट कूलम, जबकि यहां पर जूल इज स्मॉलर देन कैलोरी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप मैथ्स में भी करते हैं, किलोग्राम पर आर और मीटर पर सेकंड को कंपेयर करें यदि, तो 1 मीटर पर सेकंड आपको शायद मालूम होगा। इसको मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ मान लो कहीं लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। और 1 आवर में कितने सेकेंड? तो 3600 सेकेंड। इस तरह का होगा कन्वर्शन। अब ये 2 जीरोस कैंसिल आउट, एक 10 बचेगा ऊपर, ये 5 बार कैंसिल और ये 18 बार कैंसिल, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5। 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ कौन सी यूनिट लार्जर है, किलोमीटर पर आवर लार्जर है या मीटर पर सेकेंड? तो मीटर पर सेकेंड इज लार्जर। क्यों? क्योंकि उसके साथ आने वाली न्यूमेरिकल वैल्यू लेसर है, जबकि ये 3.6 है। तो किलोमीटर पर आवर में कुछ लिखा हो और मीटर पर सेकेंड में, तो वो बराबर नहीं होता। जैसे मान लो कि आपकी स्कूटर चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा कोई व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर से आपकी स्कूटर चल रही है, और दूसरा कोई व्हीकल यदि 60 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इनको बराबर नहीं समझना चाहिए। 60 मीटर पर सेकेंड से चलने वाला जो व्हीकल होगा वो बहुत फास्ट होगा आपकी गाड़ी से 3.6 टाइम्स। तो ये डिस्कशन जो कुछ अभी हमने किया उसमें आपको याद क्या रखना है, फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट के लिए यूनिट चूज करते हैं और यूनिट से फिर उसको कंपेयर कर देते हैं। क्या मिल जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर्मूला होता है P = NU। यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। NU में ये रिलेशनशिप होता है। और साथ में एक और चीज याद रखो, N1U1 = N2U2, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। N1U1 मतलब यूनिट जब जूल है तब न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, और यूनिट जब U2 हुआ तो न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हो गई। यानी N1U1 = N2U2। ये फॉर्मूला भी याद रखो। अब आते हैं हम डायमेंशंस पर। हमको एक्चुअली करना है डायमेंशंस का काम, ठीक है ना। डायमेंशंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो अब ये सब सुनने के बाद अब आते हैं हम ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 2 कैटेगरीज में, 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक क्लास होता है बेसिक या फंडामेंटल, बेसिक और फंडामेंटल, ठीक है। और दूसरा क्लास होता है डिराइव्ड। 2 टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो बहुत रीजन से किया जाता है, जैसे आप स्केलर्स और वेक्टर्स में भी उसको क्लासिफाई करते हो। अभी हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है। हमने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज थी उन सबको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, बेसिक और डिराइव्ड। और एज सच इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है।
बेसिक मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनसे बाकियों को डिराइव करेंगे, और डिराइव्ड मतलब कौन सी होंगी, जिनको बेसिक या फंडामेंटल से डिराइव करेंगे। तो एज सच कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब कौन सी हैं बेसिक? तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं एम, एल और टी। ये हम पूरे फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को हमने आर्बिट्ररीली फंडामेंटल रिगार्ड किया हुआ है, और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को एमएलटी की टर्म्स में हम डिराइव करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो इनको छोड़कर अब जो कुछ बचेंगी वो सब हो जाएंगी डिराइव्ड। पर जो मैंने कहा वो दिमाग में आपके हमेशा होना चाहिए कि हम पूरे फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैकेनिक्स की। इन मैकेनिक्स एम, एल एंड टी आर सपोज्ड या आर रिगार्डेड टू बी फंडामेंटल, टू बी फंडामेंटल। हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें आपको मैं बताऊंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि एमएलटी ही फंडामेंटल हो। A set of any three physical quantities can be supposed to be fundamental, पर हमने एमएलटी को फंडामेंटल बना लिया है। ये तीनों फंडामेंटल हो गई, और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको इनकी टर्म्स में लिखेंगे वो कहलाएंगे डिराइव्ड। अब ये बात किस में हो रही है? मैकेनिक्स में। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स आप बता सकते हो, तो जो इस लिस्ट में नहीं है वो सब उधर होंगे। ये मास, लेंथ और टाइम छोड़कर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज बचेंगी वो सब क्या होंगी? डिराइव्ड। जैसे मैं आपसे पूछूं एरिया डिराइव्ड है या फंडामेंटल है, तो आप बोलोगे डिराइव्ड है, क्योंकि वो कोई लेंथ थोड़ी है, ना वो टाइम है, ना वो मास है। एरिया इज डिराइव्ड। सिमिलरली वॉल्यूम इज डिराइव्ड, है ना? सर लाइट ईयर यदि मैं आपसे पूछता हूं लाइट ईयर, तो वो क्या होगी? वो फंडामेंटल होगी, क्योंकि लाइट ईयर ये लेंथ की यूनिट है। तो मास, लेंथ एंड टाइम आर fundamental physical quantities and their units are fundamental units। तो लाइट ईयर ये इसमें आएगा, ठीक है? पारसेक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एंगस्ट्रॉम या माइक्रोन सब यहां आएगा। जैसे आर मैं आपसे पूछता हूं HOUR, वो कहां पर होगा? तो वो फंडामेंटल होगा, क्योंकि वो टाइम की यूनिट है। तो मास, लेंथ और टाइम को छोड़कर अब जो कुछ बचेगा वो सब कहां आएगा? डिराइव्ड में। तो छोटे बच्चों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इसको समझने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ब्रिक, लाइम, सीमेंट, ग्रेवल, ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल है। उसमें सील भी आता है, वुड भी आता है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, इनको हम मान सकते हैं फंडामेंटल, ऐसा सोच सकते हैं। और वॉल या सीलिंग या फ्लोर, ये क्या होगा? फंडामेंटल। जो किचन में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे डब्बों में नमक, मसाला, तेल, वो सब रखा रहता है, वो सब क्या है? वो सब है फंडामेंटल। और रेसिपीज क्या होंगी? रेसिपीज होंगी लाइक डिराइव्ड। ऐसे दिमाग में ला सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ठीक है, कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह हम बेसिक या फंडामेंटल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटी एरिया। वैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ढेर सारी हैं, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। हमको यही काम करना है, एक्चुअली हमको यही काम करना है। क्या करना है हमें? हमको इस तरह का एक टेबल बनाना है। अभी इसको मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, उनकी डायमेंशंस लिखेंगे और उनकी यूनिट्स फिर लिखेंगे। इसी में से बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, और उसके बाद आएंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस पर। इसकी बात हमको करनी है। अभी उसके पहले समझ लेते हैं कि किस तरह हम डायमेंशंस वर्कआउट करते हैं। तो पहले समझें कि डायमेंशंस होती क्या है। तो डायमेंशंस का सीधा सीधा मतलब यह है, जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल या बेसिक की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, उसे ही कहते हैं डायमेंशन। कॉन्सेप्ट तो ये है, ठीक है। अब मैं एरिया से आपको इसको समझाता हूं। मान लो आपको एरिया की डायमेंशन लिखनी है सपोज, तो एरिया का कोई भी फॉर्मूला जो आपको आता हो वो लिखने की कोशिश करो।
जो आपको पसंद हो, जैसे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं आप, या फिर आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एच, जो क्या है, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यह है एरिया ऑफ सर्कल। ये दोनों पसंद नहीं है तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले सकते हो। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपको एरिया का कोई भी फॉर्मूला चूज कर लेना है टू राइट डाउन इट्स डायमेंशंस, प्रोवाइडेड इट शुड बी करेक्ट। वो करेक्टली नोन होना चाहिए आपको। जैसे मैंने ये लिख लिया, अब मुझे एरिया की डायमेंशन लिखनी है तो पहले मैं इस पाई को हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा? क्योंकि पाई इज अ नंबर, इट हैज नो डायमेंशन, पाई इज डायमेंशन लेस, तो इसको हटा देंगे। और आर क्या है? रेडियस, और रेडियस मतलब लेंथ होती है, तो यहां पर लिख लेंगे एल। ठीक है, एल लिखकर उसके ऊपर पावर 2 रेज कर देंगे और इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमको मिल गया एरिया का डायमेंशन। अब ये डायमेंशन हम फालतू में नहीं लिखते हैं, ध्यान देना, बेकार मतलब टाइम वेस्ट नहीं है ये, इसकी कुछ यूटिलिटी है। पूरी फिजिक्स में इसकी यूटिलिटी है, इसके एप्लीकेशंस हैं, इसलिए ये डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो एरिया का डायमेंशन क्या आ गया? L2। पूरा आप लिखना चाहते हो तो इस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले लिखते हैं m, उस पर पावर 0, फिर l की पावर 2 और t का पावर कर देंगे 0 और इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अब बच्चे फालतू में बहस करते हैं, पूछते रहते हैं कि इसको इसी ऑर्डर में लिखें क्या? यस, कोशिश करो कि इसी ऑर्डर में लिखो। ठीक है, फिर ये भी पूछने लगते हैं कि m और t लिखना जरूरी है या सिर्फ ये लिखें। ये तो कॉमन सेंस है भाई, यदि यहाँ m और t नहीं लिखा है इसका मतलब वो एब्सेंट है, उसकी पावर 0 है। ठीक है, इसको छोड़ दें तो भी चलेगा, यानी एरिया की डायमेंशन L2 याद रखें तो भी काम चल जाएगा, पर ऐसा लिखने पर भी आपको कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ आए, इससे भी लिख सकते हो, 2 हटा दें, पाई हटा दें, क्यों? हैविंग नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस। नाउ व्हाट इज r? r is radius, h is height, both are lengths, l into l will be L2, again you will get the same dimensional formula। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो टू राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, l into b, तो ये L2 ही मिलेगा। यानी एरिया के किसी भी फॉर्मूले से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ये मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गई एरिया की डायमेंशन। अब ये समझते हैं कि ये क्यों लिख रहे हैं हम डायमेंशन। तो देखो ये फॉर्मूला कुछ बतला रहा है, फिर से मैं बोलता हूं, मैंने आपसे ये कहा कि मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम, इन 3 क्वांटिटीज को हम बेसिक या फंडामेंटल रिगार्ड करते हैं और इन्हीं के टर्म्स में बाकियों को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने यहाँ एरिया को इन टर्म्स ऑफ MLT एक्सप्रेस किया है। यहाँ ये फॉर्मूला कुछ बता रहा है, क्या बताता है ये बताता है कि एरिया की डायमेंशन यदि m0 L0 T0 है, इसका मतलब ML2 T0 है, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एरिया की यूनिट मास की यूनिट पर डिपेंड नहीं करती और न ही टाइम की यूनिट पर डिपेंड करती है, लेंथ की यूनिट पर डिपेंड करती है। एंड हाउ? L2। इन सिंपल वर्ड्स, एरिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास एंड टाइम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन लेंथ। और किस तरह? L इंटू एल। ठीक है, और लेंथ की यूनिट डबल कर दोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी यूनिट ऑफ एरिया डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, नॉट ऑन मास एंड नॉट ऑन टाइम। तो ये फॉर्मूला कुछ बताता है हमको हमेशा। ठीक है, अब यदि वॉल्यूम की बात करेंगे, अब आप लिखते जाना, इसकी लिस्ट बनानी है हमको, जितनी ज्यादा आप लिखोगे उतना अच्छा। ठीक है, अब वॉल्यूम की डायमेंशन लिखते हैं, तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, V = 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 इज डायमेंशनलेस, पाई इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, मनी मन में हटा देंगे, है ना, वहां बचता है r, एंड r इज रेडियस, उसका क्यूब, यानी L3 हो जाएगा। यानी डायरेक्टली ऐसा याद रखो कि एरिया की डायमेंशन L2, वॉल्यूम की डायमेंशन L3। अब इस लिस्ट को आपको बनाते जाना है, जैसे जैसे नई फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं वैसे वैसे आपको इसे लिखते जाना है। ठीक है,
इसको लिखते जाना है आपको बार बार। ये मैं इरेज कर देता हूं सब कुछ, और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस तरह का एक टेबल बना लो आप। जब आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो तो इस तरह का एक टेबल बनाते जाओ। फिजिकल क्वांटिटी लिखो यहाँ पर, और उसको जितना आप मेंटेन करोगे उतना अच्छा। यहाँ आप लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ लिखोगे आप उसकी डायमेंशन। थोड़े दिन में ये याद हो जाएगी, और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे उसको याद रखना है, कैसे याद करना है। और डायमेंशन के बेसिस पर ही आप उसकी यहाँ पर यूनिट बनाओगे। जैसा टेबल मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसको मैं अभी लेने वाला हूँ आपके लिए। ये टेबल मैं आपको अभी शो करूंगा, ये दिखाऊंगा मैं आपको टेबल। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, पावर, मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह वगैरह, इस सब की बात अभी हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये टेबल अभी हमें काम आने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट विद अगेन एरिया, है ना। एरिया से स्टार्ट करें, क्या होगा एरिया का डायमेंशन। तो अब नहीं बनाऊंगा मैं उसका फॉर्मूला, अब आप जानते हो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L2। और फालतू दिमाग में मत लाना कुछ और, M0 L2 T0 तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। चलो यूनिट इसकी बाद में लिखते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम किससे निकालोगे, कहीं से भी निकाल लो, पावर स्क्वायर H से भी आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, बाय द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑल्सो। कोई भी फॉर्मूला जो आपको पसंद हो वो यूज करो, यू विल गेट L3। तो वॉल्यूम इज L3, area is L2। now if you want to write the dimensions of density, तो आपको याद लाना पड़ेगा, 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, है ना। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को कहते हैं घनत्व। तो डेंसिटी D इज m by v। नाउ व्हाट इज m? m इज फंडामेंटल, वॉल्यूम इज L3। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा, ml-3। अब फिर से बहस मत करना, टी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो तो ml-3 डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो एरिया की डायमेंशन L2, वॉल्यूम की L3, डेंसिटी की m अपॉन L3 यानी ml-3। अब बात कर लेते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, या इसको क्या कहते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, तो आपने पढ़ा है ये भी लोअर क्लासेस में। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को जब वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे आयरन की रिलेटिव डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे, ठीक है। यानी रिलेटिव डेंसिटी, जिसको आर डी से भी डिनोट करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी में ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिसकी आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस का पानी लेते हैं, है ना, जब भी रिलेटिव डेंसिटी, इसका कुछ रीजन है, उसको वो भी आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो बताएंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट एक्चुअली। रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला पहले आपने लिखा। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि है तो वो डेंसिटी ना। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे ml-3, और वाटर की डेंसिटी के लिए क्या लिखोगे, ml-3। सभी डेंसिटीज जो होती हैं डायमेंशनली वो तो एक ही होंगी। जैसे एरिया सर्कल का हो, या एरिया ट्रेपीजियम का हो, या रेक्टेंगल का हो, या स्क्वायर का हो, किसी का भी हो, डायमेंशनली वो क्या होगा, L2। वॉल्यूम किसी का भी हो, स्फीयर का हो, या सिलेंडर का हो, या कोन का हो, सभी वॉल्यूम्स डायमेंशनली होंगे L3।
Similarly, density of substance will be ml minus 3 as well as density of water will be ml minus 3. तो ये कट जाएंगे दोनों और क्या आ जाएगा m0 l0 t0, मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज डायमेंशन लेस। रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह हमने किसकी डायमेंशन फाइंड आउट की, अभी आप बताओ मुझे फटाफट। नंबर 1 एरिया, है ना, याद हो गया आपको L2। फिर वॉल्यूम, ऐसे याद रहना चाहिए आपको, L3 शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, L3। फिर क्या, फिर हमने डेंसिटी की बात की। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो वो होती है ml माइनस 3। अभी ये बात रिलेटिव डेंसिटी की है, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन नहीं होती, मतलब m0 l0 t0, यानी रिलेटिव डेंसिटी है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, ध्यान से देखना आप, डायमेंशन लेस वो क्यों है, क्योंकि वो प्योर रेशो है। प्योर रेशो क्या होता है, प्योर रेशो मतलब जिसके न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी लिखी हो वही डिनोमिनेटर में हो, मतलब सेम काइंड्स की क्वांटिटीज हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाएगा प्योर रेशो। जैसे डेंसिटी ये प्योर रेशो नहीं था, क्योंकि न्यूमरेटर में मास था और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम था। इट्स नॉट अ प्योर रेशो, बट रिलेटिव डेंसिटी इज अ प्योर रेशो, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेंसिटीज आई हुई थी, एंड हेंस इट इज डायमेंशन लेस। तो बीइंग अ प्योर रेशो इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, रिमेंबर। अब इसी का एक भाई, उसकी बात कर लेते हैं, वो है एंगल। एंगल, आप वैसे तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, पर मैंने लोगों को गलत बोलते हुए सुना है, आप मत बोलना। आप जब भी एंगल बोलो रेडियन में, यही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, एंगल इन रेडियन पूरा बोलो, तभी फिर वो मीनिंगफुल है। आप बोलना एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सर्कुलर आर्क लेते हैं और उसकी लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको ये पता लगता है कि उस आर्क ने उस सर्कल के सेंटर पर रेडियन में कितना एंगल सबटेंड किया। तो ऐसे बोलना चाहिए एक्चुअली, एंगल इन रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये कॉन्सेप्ट है। और नहीं तो घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको मतलब ही समझ में नहीं आता उसका। इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पूरा नहीं बोलते, वो सिर्फ बोलते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो सबकॉन्शियस में भी यही चला जाता है और फिर गड़बड़ होती है। तो नेवर से एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ऑलवेज से एंगल इन रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। चलो जाने दो। अब एंगल मतलब थीटा से उसको डिनोट कर सकते हैं। अब लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, तो आप देख रहे हैं ये भी कैसा आया, डायमेंशन लेस। और इस मामले में ये रिलेटिव डेंसिटी का भाई है। रिलेटिव डेंसिटी इज डायमेंशन लेस as well as angle is dimension less, remember it is dimension less, ठीक है। अब एक बात बोली जाती है फिजिक्स में अक्सर, है ना, जैसे यहां देखें रिलेटिव डेंसिटी में, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी ये डायमेंशन लेस है और ये यूनिट लेस भी है ना। यूनिट लेस क्यों, क्योंकि हमने किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कंपेयर किया। न्यूमरेटर में यूनिट आएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, यूनिट्स विल कैंसिल आउट, ठीक है, यूनिट लेस बन जाएगा। मतलब रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है, पर एंगल के साथ ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं एंगल डायमेंशन लेस जरूर है, पर उसकी यूनिट होती है। इसका मतलब ये कोई जनरल बात नहीं है, ठीक है। कौन सी बात जनरल नहीं है, जनरल बात ये नहीं है कि जो डायमेंशन लेस होगा वो यूनिट लेस होता है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल्सो यूनिट लेस, ऐसा कहीं लिखा हो स्टेटमेंट और आपसे पूछते हो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है,
Dimensionless physical quantity is also unitless. Tell whether this statement is true or false. तो क्या बोलोगे? ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल्सो यूनिटलेस। जो डायमेंशनलेस होती है वो यूनिटलेस होना ही चाहिए। फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? एंगल इज एक्सेप्शन। आप देख रहे हो, एक और है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो वो एक्सेप्शंस है। पर यदि कहीं ऐसा लिखा है कि जो यूनिटलेस है वो डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? देखते हैं, दोनों को देखते हैं। तो टेल मी, डायमेंशनलेस इज यूनिटलेस। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर जो यूनिटलेस है वो हमेशा हमेशा डायमेंशनलेस होगी। जरा इसके ऊपर विचार करना, ठीक है? तो एंगल और रिलेटिव डेंसिटी ये दोनों कैसी हैं? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। मैं आपको और बताता हूं अभी, मैं और बताता हूं अभी आपको, मैं आपको और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बताता हूं जो डायमेंशनलेस होती हैं और फिर उसके ऊपर आते हैं हम, ठीक है? तो अभी रिलेटिव डेंसिटी आपने समझा है ना? रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस भी है। फिर आपने बात की एंगल की। एंगल डायमेंशनलेस तो है पर इसकी यूनिट होती है। इसी का एक और भाई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? जानते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, है ना? ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई, आई तो एंगल है और उसका साइन मतलब एक नंबर, और ये भी एक नंबर होगा। और नंबर कैसा होता है? डायमेंशनलेस, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। इसी तरह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ एप्सिलन आर, जो होता है एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर, और ये परमिटिविटी किसी मीडियम की, और ये है परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, है ना? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। तो ये भी प्योर रेशियो एंड सो डायमेंशनलेस। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, एप्सिलन आर बोलो चाहे के बोलो, ठीक है? इसी फैमिली का मेंबर है। ये कौन सी फैमिली के मेंबर है? इस फैमिली का जो सरनेम है वो है डायमेंशनलेस, डायमेंशन लेस। ये कॉमन बात है इनमें, है ना? सभी में। इसी तरह से एक और बहन है इसकी एप्सिलन आर की, वो है म्यू आर। जानते हो आप, म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी म्यू आर। और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे एक और म्यू होता है, आपने कहाँ पढ़ा है ये आपने पढ़ा है फ्रिक्शन में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन कौन से? एक म्यू एस पढ़ा हुआ है और एक पढ़ा हुआ है म्यू के। म्यू के क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक और होता है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। सब कैसे हैं? ऑल आर डायमेंशन लेस। एफ बाई एन होते हैं क्योंकि वो आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ोगे। तो ऑल ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, म्यू के, म्यू आर, ये तीनों भी कैसे हैं? डायमेंशन लेस। ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है? वो आपको ऐसी लिस्ट भी तैयार मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपको, आपका ध्यान जाना चाहिए इस बात पर कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, और यदि वो डायमेंशनलेस है तो क्या वो यूनिटलेस भी है? इस पर भी ध्यान आपका जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा 4 दे देंगे फिजिकल क्वांटिटीज और उनमें से पूछ लेंगे आपसे कि बताओ इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बाकियों से अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं मैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आया, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट मतलब जो अजीब है, बाकियों से अजीब है, उसको अलग करो। आप करना अलग इसमें से। पहला है मान लो एंगल, ठीक है? दूसरा है मान लो स्ट्रेन, स्ट्रेन। तीसरा है
मान लो एरिया, ठीक है, और चौथा है मान लो रिलेटिव डेंसिटी, है ना। इसमें से अलग कौन है, बाकी तीनों से अलग कौन है, ऐसा पूछेंगे। तो फिर आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए कि ए बी सी डी में जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं उनमें से एंगल डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, रिलेटिव डेंसिटी इज डायमेंशनलेस, एरिया इनमें अलग है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। अब मैं कुछ डायमेंशंस आपको बता देता हूं कि किस तरह आप इसको याद रखेंगे, और उसके बाद फिर उस टेबल पर आते हैं, उसकी हमको अभी जरूरत नहीं है। तो अभी हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर ली है, अब मैं आपको एक चेन बताने जा रहा हूं, उसको याद रखने से भी आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इमीडिएट आप उनकी डायमेंशंस रिकॉल कर सकते हो। तो यहां पर मान लो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही तो है वो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैसे तो दोनों अलग क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, पर दोनों में एक कॉमन बात है, उनकी यूनिट डायमेंशन सेम होती है। तो मान लो यहां लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हमने डिवाइड किया है बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, और यदि यहाँ डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलता, स्पीड। तो डायमेंशनली तो एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि ये एल रहेगा चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो टाइम ही रहेगा, तो यहाँ वेलोसिटी और स्पीड, यानी वेलोसिटी स्पीड की डायमेंशन सेम आने वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स वेलोसिटी, एंड इफ this velocity is divided by time, what you will get, you will get acceleration, what you will get acceleration। कौन सा एक्सेलरेशन की बात हो रही है, लीनियर एक्सेलरेशन। एक और होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हम रोटेशनल वेरिएबल्स के साथ में पढ़ते हैं। अनलेस स्टेटेड एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। पर चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी डायमेंशनली सेम होती है, भाई वेलोसिटी में चेंज भी तो एक वेलोसिटी है। तो मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, एक्चुअली वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। पर चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी दे आर डायमेंशनली सेम। एक्सेलरेशन आ गया, एंड एक्सेलरेशन इफ मल्टीप्लाइड बाय मास, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट फोर्स। बहुत अच्छे से जानते हो न्यूटन का लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यदि फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें वर्क डन, वर्क डन, क्योंकि वर्क डन होता है एफ डॉट डी, है ना, वर्क डन इज एफ डॉट डी, पढ़ेंगे आप डॉट प्रोडक्ट में, एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी होता है एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा की डायमेंशन होती ही नहीं है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं व्हेन कॉस थीटा इज 1, और हुआ भी तो वो डायमेंशन में कोई चेंज लाएगा नहीं, इसलिए कॉस थीटा को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ब्रॉडली लूजली हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशंस की जब तक बात है, जब तक डायमेंशंस वर्कआउट करनी है, तब तक यू कैन से दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ वर्क डन, अच्छा एक बात और कि वर्क डन और एनर्जी ये तो एक ही बात है, जानते होंगे आप कि एनर्जी इज इनविजिबल, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्क डन, एंड सो वर्क डन एंड एनर्जी विल हैव सेम डायमेंशंस। वर्क डन की यूनिट और एनर्जी की यूनिट भी सेम होती है, वर्क डन और एनर्जी आर सेम, एंड इफ वर्क डन इज डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी इज डिवाइडेड बाय टाइम, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट पावर। तो एक छोटी सी चेन है, अभी तो ये मुश्किल लग रही है, पर बड़ी आसान आपके लिए बात हो जाएगी। इसको यदि आपने याद रखा तो अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भला हो जाएगा आपका। कैसे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, टाइम मतलब टी, तो एल अपॉन टी यानी वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1,
साथ साथ में ये भी याद रख लो कि स्पीड की भी डायमेंशन यही होगी, क्योंकि यहाँ आएगा डिस्टेंस एल, यहाँ टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव स्पीड, स्पीड विल बी एल टी माइनस वन। तो स्पीड वेलोसिटी डायमेंशनली सेम होती हैं। एक बात, दूसरी बात, हर तरह की वेलोसिटी की डायमेंशन यही होगी। रिलेटिव वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, ऑल वेलोसिटीज आर डायमेंशनली एल टी माइनस वन। ठीक है, नाउ डिवाइड एल टी माइनस वन अगेन बाय टाइम, व्हाट यू विल गेट, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू मैन, ड्यू टू मशीन, ड्यू टू ग्रेविटी, सबकी डायमेंशन सेम, यानी स्मॉल जी का भी यही डायमेंशन होगा। लोग बात सोचने लग जाते हैं, आप पूछो उनसे कि स्मॉल जी की डायमेंशन क्या होती है, तो एकदम चक्कर में आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एक्सेलरेशन ही तो है भाई, वो तो पहचान के लिए उसके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, एंड सो इट्स डायमेंशन वुड बी एल टी माइनस टू। नाउ मल्टीप्लाइड बाई एम, तो फोर्स आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। रट जाएगा आपको, इसको 2-3 बार आप बोलोगे ना इस तरह, displacement upon time gives velocity upon time is acceleration into mass is force, L by T is LT minus 1 upon T is LT minus 2 into M is MLT minus 2। तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। और आप तो 12th में हैं या 12th पास कर लिया है, तो इतना आपको आना चाहिए। फोर्स की डायमेंशन हम कोई उसी समय निकालेंगे नहीं, ये तो याद हो जाती है, MLT minus 2। अब L का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट, ML2T minus 2। व्हाट इज दिस, दिस इज वर्क डन। पर एक बात आपको एक बता दें यहां पर, कि हर तरह का फोर्स एम एल टी माइनस टी टू होगा। जैसे एग्जाम में भी आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो लोग चक्कर में आ जाते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स की तो नहीं बताई सर ने। अरे फ्रिक्शनल फोर्स भी तो फोर्स ही है, न्यूक्लियर फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, कोई भी फोर्स हो, all forces are MLT minus 2, and if divided by L you will get work done। all energies are ML2T minus 2, heat energy हो या light energy, sound energy हो या electrical energy, any energy, kinetic हो, potential हो। मैंने देखा है बच्चों को स्ट्रगल करते समय, इनसे बोलो कि बताओ हाफ एम वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, तो एम की डायमेंशन डालेंगे, वी की डालेंगे, और सॉल्व करके और खुश होंगे, एम एल टू टी माइनस टू आ गया। अरे तो आने माने की जरूरत ही नहीं परेशान होने की। उनसे बोलो एमजीएच की डायमेंशन क्या है, तो बोलते हैं एम की अलग, जी की अलग, एच की अलग, डालेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये आएगा, तो वो तो आएगा ही। फालतू टाइम क्यों खराब कर रहे हो, वो तो है तो एनर्जी ना, और एनर्जी है तो ML2T माइनस टू कर दो ना। ये मैं बताऊंगा आपको, स्पेशल पॉइंट है ये, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, फिर हाफ सी वी स्क्वायर, ये सब क्या है, एनर्जीज हैं। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सब की डायमेंशन ML2T माइनस टू। ठीक है, एम एस डेल्टा थीटा की डायमेंशन यही, ML की डायमेंशन यही। तो रट लो कि एनर्जी किसी भी टाइप की हो, वर्क डन किसी ने भी किया हो, डायमेंशनली इट इज ML2T माइनस टू, एंड डिवाइडेड बाय टाइम you get power ML2T माइनस थ्री। तो कम से कम इतनी डायमेंशंस आपको रटी होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए आपको। L अपॉन टी इज एल टी माइनस वन, डिवाइडेड बाई टी एल टी माइनस टू, इंटू एम इज एम एल टी माइनस टू, इंटू एल इज एम एल टू टी माइनस टू, अपॉन टी इज एम एल टू टी माइनस थ्री, विच इज पावर। अब इसी में से निकल कर आएगी प्रेशर की डायमेंशन। ठीक है, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, मतलब एम एल टी माइनस टू को एल टू से डिवाइड कर देना है, नीचे आएगा एल टू, एक एल कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, ये मैं लिख रहा हूं प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज दिस, अपॉन एरिया इज एल टू, एक एल कैंसिल, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मतलब यदि आपको फोर्स की डायमेंशन याद रही तो आसानी हो जाएगी एग्जाम में, आप बस उसको L2 से डिवाइड करके जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्स इनटू टाइम कर दें यदि,
ये अगली डायमेंशन में आपको बता रहा हूं। फोर्स को एरिया से डिवाइड करने से प्रेशर जिस तरह मिला, फोर्स में मल्टीप्लाई कर दो टाइम का तो क्या मिल जाएगा, इम्पल्स। क्या मिल जाएगा, इम्पल्स। अगली क्वांटिटी आप जानते होंगे, इम्पल्स मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये सब लिस्ट में अभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम गिव्स इम्पल्स, मतलब इसमें टी का मल्टीप्लाई कर देना है, व्हाट यू विल गेट mlt-1। तो ये सब आप प्रिपेयर करो, इसकी लिस्ट बनाएंगे अभी हम। तब ये सब याद आना चाहिए आपको। फोर्स अपॉन एरिया गिव्स प्रेशर, फोर्स अपॉन टाइम गिव्स इम्पल्स। अब यहां आ जाओ, वेलोसिटी में यदि मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अनलेस स्टेटेड, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, एंगुलर होगा तो बता दिया जाएगा। तो वेलोसिटी इज lt-1 इंटू एम कर दिया, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई mlt-1। तो दिस इज मोमेंटम। और एक जादू देखो अब आप, मैजिक, कि मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन सेम है। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर। ऐसा दे देते हैं दो तीन क्वांटिटीज और बताते हैं, पूछते हैं कि इसमें से बताओ किन की डायमेंशन सेम है। तो मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन सेम होती है। और जो बच्चे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जानते हैं वो तो वैसे ही जानते हैं कि इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है ना। डायमेंशंस आर सेम, तो इम्पल्स मोमेंटम विल हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन सेम होती है। वर्कआउट करना घर पर, खुद ही करना। कौन कौन, स्ट्रेस, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो स्ट्रेस एंड प्रेशर। कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ आप करना। मोमेंटम इम्पल्स की डायमेंशन सेम, स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन सेम। और एक और यहीं पर आपको दिखाई दे रही है, किस किस की, वर्क डन एनर्जी की, वर्क डन एनर्जी। और एक मैं और बता देता हूं, एनर्जी और टॉर्क। टॉर्क, इनकी डायमेंशन सेम होती है, इसकी बात हम करेंगे आगे। वर्क डन एनर्जी, टॉर्क की डायमेंशन सेम। इस तरह आपको हैबिट में होना चाहिए किन किन की डायमेंशन सेम है ये पता लगाने का और याद रखने का। एक और मैं आपको बता देता हूं, सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन सेम होती है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये आपको मिलेगा कहीं। तो ट्राई टू राइट ऑल दीज डायमेंशंस इन अ टेबल, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इन डायमेंशंस से होता क्या है, क्या करेंगे इन डायमेंशंस का, या वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आपको आगे पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच।